हेलो फ्रेंड, आज हम दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में कुछ चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से राजवंश जो है दक्षिण भारत के क्रम में उभर कर सामने आ रहे थे और अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। हालांकि मैंने सबसे पहले बताया था संगम काल के बारे में। संगम काल से हमने शुरुआत की थी। इसके बाद हमने जब दूसरा वीडियो अपलोड किया था तो उसमें हमने 3 राजवंशों के बारे में चर्चा की थी, चेर, चौल और पांड्य। ये वाले भी राजवंश थे, क्योंकि यहाँ पे जो चौल वंश है ये तो संगम काल के टाइम पीरियड पे भी आता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि 8वीं से 9वीं ईस्वी शताब्दी में भी यह जो वंश है यह भी उभर के सामने आता है। तो आज हम एक महत्वपूर्ण वंश था जो राष्ट्रकूट वंश, उसके बारे में चर्चा करेंगे और कल्याणी के चालुक्य, क्योंकि हमने देखिए यहाँ पे राष्ट्रकूट वंश के बारे में चर्चा करना है और कल्याणी के चालुक्य के बारे में। देखिए हमारा हो गया यहाँ पे पल्लव वंश हो चुका है, जो सबसे पहले हमको पढ़ना था। तो पल्लव वंश हमारा हो चुका है, ठीक है। इसकी राजधानी क्या थी आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे चौल के बारे में भी हमने पढ़ चुका है, ठीक है। और वेंगी के चालुक्य और वातापी के चालुक्य के बारे में भी हमने जाना है। इसके बाद हम देखते हैं कि राष्ट्रकूट जो है हम चौथे नंबर पे इसको रख दिए हैं, क्योंकि एक क्रम से पढ़ते हैं ना, चौथे नंबर पे है। तो तीसरे नंबर पे वेंगी के चालुक्य, पहले में पल्लव, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये चौल जो है तो ये संगम काल के टाइम पीरियड में था। हालांकि मैंने अभी लिख के रखा है, लेकिन अब इसे अभी आगे चल के फिर से पढ़ेंगे दोबारा, क्योंकि 2 बार प्रश्न आ जाते हैं। कभी कभी उस संस्थापक के बारे में आ जाता, चौल वंश का संस्थापक करिकल थे, ठीक है ना, पहले। लेकिन अब आगे जब अपन पढ़ेंगे तब दूसरे संस्थापक मिलेंगे, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद हम देखते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है, राष्ट्रकूट वंश। तो राष्ट्रकूट वंश के बारे में जानेंगे, जो आपके महाराष्ट्र के क्षेत्र में यह वंश उभर के सामने आया था। तो इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम अगर किसी वंश के बारे में पढ़ते हैं तो हमें उसके संस्थापक के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, और उसमें कौन कौन से ऐसे राजा थे जो प्रसिद्ध प्रमुख राजवंश थे, जिन्होंने अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए काफ़ी अपनी मेहनत की और साम्राज्य का विस्तार किया। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं कि राष्ट्रकूट वंश। तो आप सबसे पहले राष्ट्रकूट वंश के बारे में यहाँ देखेंगे तो इसके जो संस्थापक थे वह दंतिदुर्ग थे। तो दंतिदुर्ग को याद रखना है, क्योंकि यह राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। संस्थापक के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, कोई भी राजवंश अगर हम पढ़ते हैं तो उसके संस्थापक हमें याद रहे। हालांकि कुछ प्रमुख शासक भी रहते हैं, उनको भी याद करना चाहिए, पर अभी जो मैं बताने वाला हूं उनमें से कुछ प्रमुख हैं, और लेकिन याद हमको नहीं करना है, फिर भी एक बार पढ़ लेना है, नोट डाउन कर लेना है। जब एग्ज़ाम में हमको ये देखने को मिलेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये राष्ट्रकूट वंश का शासक था। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले संस्थापक जो राष्ट्रकूट वंश के थे, ये राष्ट्रकूट वंश है, और ये आपका महाराष्ट्र में है। क्योंकि अभी जो भी चीज़ें अपन पढ़ेंगे वो महाराष्ट्र के क्षेत्र में ही मिलेंगी, चाहे वह कोई मंदिर का निर्माण कराया हो या कोई गुफा का निर्माण कराया हो, तो कहाँ पे कराएंगे, एक अपने साम्राज्य में, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं कि संस्थापक दंतिदुर्ग थे, राजधानी मान्यखेत थी। मान्यखेत ये राजधानी हो गई किसकी, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेत थी। अब मैंने पूछा था कि पल्लव वंश की राजधानी क्या थी, तो आपको कमेंट करके बताना है और वीडियो पूरा देखना है, ठीक है। बीच बीच में मैं आपको होमवर्क भी देने दूंगा, ठीक है। इसके बाद इसके जो प्रमुख शासक थे, सबसे पहले तो हम दंतिदुर्ग को याद रखेंगे। जो फिर कुछ प्रमुख शासक जैसे कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद, अमोधवर्ष, कृष्ण द्वितीय, कृष्ण तृतीय, हैं तो बहुत सारे। अगर आप किताब खोल के देखते हैं, बुक NCERT बुक, बहुत सारे राजवंश हैं इसमें राष्ट्रकूट वंश में, लेकिन हमें कुछ ही राजवंशों को देखना है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें इतना ही याद करना बहुत हो जाता है। अगर मैं पूरी बुक को अगर लिख देता है इसमें तो बहुत सारा हो जाता, ठीक है। तो हम उन चैप्टर को लेके चलते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक। तो अभी हम क्या देख रहे थे कि सबसे पहले हमने देखा कि राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था वह कौन था, दंतिदुर्ग था। इन्होंने अपनी राजधानी मान्यखेत को बनाई, ठीक है। इसके बाद इसके जो प्रमुख कुछ शासक थे जैसे कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद, अमोधवर्ष, कृष्ण द्वितीय, कृष्ण तृतीय, ये कुछ प्रमुख शासक थे। इनको भी थोड़ा थोड़ा दिमाग में अपन बैठा के रखेंगे, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं कि जो कृष्ण प्रथम थे कृष्ण प्रथम को हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इन्होंने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था, ठीक है ना। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो कृष्ण प्रथम ने कराया था। तो हमने यहाँ लिख भी दिया है कि एलोरा के प्रसिद्ध मंदिर या शिव मंदिर या कैलाश मंदिर जो भी आता है, ठीक है ना, कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था। यह किस वंश के थे, राष्ट्रकूट वंश के थे। और यह जो मंदिर का निर्माण था, जो एलोरा का कैलाश मंदिर था, इसका निर्माण कहाँ हुआ होगा। अगर मैं यहाँ नागौद में रह रहा हूँ, अगर मुझे किसी चीज़ का निर्माण कराना हो, ये मेरा पूरा साम्राज्य हो, तो मैं कहाँ कराऊँगा, नागौद में कराऊँगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको पता है कृष्ण प्रथम
राष्ट्रकूट वंश के थे और यह महाराष्ट्र के क्षेत्र से थे। तो कहाँ कराएंगे ये अपने कैलाश मंदिर का निर्माण? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इसको मैंने लिख दिया है कि औरंगाबाद के महाराष्ट्र में। और सबसे प्रमुख चीज़ इस मंदिर की है, क्योंकि इस मंदिर में पत्थर लगा हुआ है, जिस पत्थर से ये मंदिर बना हुआ है वो एक ही पत्थर से, मतलब एक ही प्रकार के पत्थर से मिलके उस पूरे मंदिर का निर्माण, एकास्म पत्थर, देखिए यहाँ पे लिखा हूँ मैंने, एकास्म पत्थर से इस मंदिर का निर्माण हुआ है। इस मंदिर की प्रमुख विशेषता है कि यह मंदिर एक ही प्रकार के पत्थर से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं किसने बनवाया था? कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। और ये कृष्ण प्रथम किस वंश के थे? तो राष्ट्रकूट वंश के थे। हमें कुछ चीज़ें याद रखनी हैं और जो प्रमुख चीज़ें हैं उनको नोट डाउन भी करते चलना है। तो यहाँ तक एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है उसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था। यह मंदिर जो है एकास्म पत्थर से बनाया हुआ है, एक ही प्रकार के पत्थरों का इसमें प्रयोग हुआ है इस मंदिर का निर्माण में। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि राष्ट्रकूट, पाल व प्रतिहार वंश। अभी हम देखिए आगे चल के जब हम इस चैप्टर के बाद थोड़ा सा और आगे जाएंगे, यही दक्षिण भारत के इतिहास में, तो थोड़ा सा एक दक्षिण भारत के इतिहास में अभी ख़त्म हो जाएगा। अगर हम चौल वंश के बाद जब देखेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम 1-2 वंश और पढ़ेंगे, प्रतिहार वंश को देख लेंगे और पाल वंश को देख लेंगे। ठीक है, इन दोनों वंश को भी हम आगे चल के देखेंगे। तो हमको धीरे धीरे करके क्रम से सभी वंशों के बारे में जानना है। तो जो राष्ट्रकूट वंश है जो अभी चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, पाल व प्रतिहार वंश कन्नौज पर अधिकार करने के लिए लड़ते थे। तो कन्नौज भी आपको पता है, याद होगा आपको कन्नौज। ठीक है ना, यूपी का एक क्षेत्र था कन्नौज, मैंने बताया था अभी पहले कि कन्नौज पर अधिकार। ठीक है ना, तो कन्नौज पर जब अधिकार करने के लिए ये तीनों आपस में एक दूसरे से लड़ते थे, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। तो ये एग्ज़ाम में पूछा गया है कि आखिर त्रिपक्षीय संघर्ष किनके बीच हो रहा था? उस टाइम पीरियड में त्रिपक्षीय संघर्ष किनके बीच हो रहा था? तो राष्ट्रकूट तो उस टाइम पे चल रहा था, और इसके बाद पाल वंश और प्रतिहार वंश के बीच में आपसी संघर्ष होते थे। किसके लिए? कन्नौज पर अधिकार करने के लिए। ठीक है, तो यह भी एक लाइन है जो इम्पॉर्टेंट है और इसे अच्छे तरीके से याद कर लेना है। त्रिपक्षीय संघर्ष जिसमें आपके राष्ट्रकूट वंश थे, राष्ट्रकूट वंश में भी एक जो शासक थे ध्रुव, यहाँ लिखा होगा ये ध्रुव। ठीक है ना, ये ध्रुव भाग लेते थे। त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन से राजा थे? ध्रुव। तो राष्ट्रकूट वंश में जो ध्रुव राजा थे, वे राष्ट्रकूट वंश में ध्रुव राजा, पाल व प्रतिहार वंश कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष आपस में लड़ाई करते, झगड़ा करते थे ताकि कन्नौज पर हम अधिकार कर सकें। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि आखिर त्रिपक्षीय संघर्ष किन किन राजवंशों के बीच में चल रहा था? तो राष्ट्रकूट, पाल व प्रतिहार वंश। ठीक है, और राष्ट्रकूट वंश में कौन पार्टिसिपेट कर रहा था? ध्रुव। जो ध्रुव राजा थे वे कन्नौज पर अधिकार करने के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था उसमें वे पार्टिसिपेट कर, सहभागिता कर रहे। ठीक है ना, इसके बाद देखते हैं कि अंतिम शासक किसके। देखिए हमने सबसे पहले दंतीदुर्ग को संस्थापक के रूप में देखा, इसके बाद हम एक प्रमुख शासक की बात की, कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम ने क्या करा? एलोरा की जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण वह कृष्ण प्रथम ने कराया। इसकी भी कुछ विशेषताएँ हैं, जैसे यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, यह एकास्म पत्थर से मिलकर बना है। और इसके बाद हम आगे चल के देखते हैं कि जो राष्ट्रकूट, पाल व प्रतिहार वंश है, ये तीनों वंश आपस में संघर्ष करते थे कन्नौज पर अधिकार करने के लिए। ठीक है, इसे त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो इसका अंतिम शासक था तो कृष्ण तृतीय, ये मैंने लास्ट में कृष्ण तृतीय का नाम लिख दिया। ठीक है ना, तो कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक था। तो हमें अंतिम शासक के बारे में भी याद रखना है। ठीक है, और जब ये राष्ट्रकूटों का जब पतन होता है तो वह किस राजा के द्वारा होता है कि राष्ट्रकूटों का पतन हो गया, फिर इसके बाद कोई नया वंश सामने आता, उभर के सामने आता है। तो इसके बाद इसके जो अंतिम शासक थे कृष्ण तृतीय थे, इन्हीं के दरबार में कन्नड़ कवि रहते थे। ठीक है ना, किनके दरबार में कन्नड़ कवि रहते थे? कृष्ण तृतीय के दरबार में। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इन्होंने शांति पुराण की रचना की थी। ठीक है ना, शांति पुराण की रचना की थी। ये भी प्रश्न आया था, किसके दरबार में रहते? कृष्ण तृतीय के दरबार में रहते थे। कृष्ण तृतीय किस वंश के थे? राष्ट्रकूट वंश के थे। तो हमें बस इतना इनके बारे में थोड़ा सा नोट डाउन करना है और लिख लेना है। ठीक है ना, तो जिन्होंने शांति पुराण की रचना किसने की थी यह भी याद रखेंगे। एक कन्नड़ कवि रहते थे। और इसके बाद हम आगे चल के देखते हैं कि कुछ और देखते हैं कि जो तैलभ द्वितीय था। देखिए तैलभ द्वितीय, ये आपका तैलभ द्वितीय रहेगा कल्याणी के चालुक्य का संस्थापक। ठीक है ना, जैसे ही राष्ट्रकूट वंश का पतन होता है वैसे
राष्ट्रकूट ये है, देखिए यहाँ मैप में देखिए, राष्ट्रकूट वंश का पतन होगा तो कल्याणी के चालुक्य का उदय होता है। तो उदय का कारण ही राष्ट्रकूटों का पतन है, मतलब कल्याणी के चालुक्य के उदय का कारण राष्ट्रकूट का पतन। जैसे ही राष्ट्रकूट का पतन होता है, हमें पता है कि राष्ट्रकूट का जो अंतिम शासक था वह कौन सा था, कृष्ण तृतीय था, ठीक है। इसके बाद जो इनके राष्ट्रकूट के अंतिम शासक का जब यहाँ से राष्ट्रकूटों का पतन होता है तो उसका कुछ ना कुछ कारण होगा। कारण यह था कि कल्याणी के जो चालुक्य थे, इसका एक प्रतापी राजा था। कौन था? तैलव द्वितीय। ये कि मैंने तैलव द्वितीय लिखा यहाँ पे। तैलव द्वितीय ने राष्ट्रकूटों को पराजित करके कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की। मैंने पहले ही बताया था कि कोई भी वंश ज़्यादा देर तक टिक के नहीं रहता था। अगर किसी वंश का उदय होता है तो उस वंश का पतन निश्चित है या स्वाभाविक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कुछ राष्ट्रकूट जो वंश था, इसके पतन का कारण क्या बनता है? कल्याणी के चालुक्य। इनमें से जो एक प्रभावी राजा था या प्रभावशाली राजा चालुक्य कल्याणी के चालुक्य वंश का एक प्रतापी राजा, प्रमुख शासक कौन था? तैलव द्वितीय। तो तैलव द्वितीय ने क्या किया? राष्ट्रकूटों का पतन किया और कल्याणी के चालुक्य की स्थापना या इसका स्थापना कर दी, ठीक है। तो तैलव द्वितीयों ने क्या किया? राष्ट्रकूटों को पराजित करके कल्याणी के चालुक्य की स्थापना कर दी, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। जो राष्ट्रकूट थे, क्योंकि अभी हम राष्ट्रकूट चल रहा है, तो राष्ट्रकूट थे वे सभी धर्मों को मानते थे, ठीक है। राष्ट्रकूट जो थे वे सभी धर्मों को मानते थे। उस टाइम पीरियड में सभी धर्म प्रचलन में थे, चाहे वह हिंदू धर्म हो या चाहे वैष्णव धर्म हो, शैव धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, सभी धर्मों को मानते थे। राष्ट्रकूट के प्रमुख शासक, जो भी शासक आते थे वे सभी धर्मों को मानते थे। आखिर पता कैसे चला कि ये सभी धर्मों को मानते थे? क्योंकि राष्ट्रकूटों में ही एक प्रमुख शासक था। यहाँ आप देखेंगे राष्ट्रकूटों में एक प्रमुख शासक था जिन्होंने एलोरा एवं एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण कराया, ठीक है ना। एलोरा एवं एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण कराया। तो एलोरा और एलिफेंटा की जो गुफा थी उनका निर्माण कराने के बाद आखिर इस गुफा में ऐसा क्या मिला है जिससे यह पता चलता है कि जो राष्ट्रकूट वंश के जो शासक थे वे सभी धर्मों को मानते थे। तो इसमें जो गुफा है, गुफा में जो गुफाओं की जो संख्या है वह 34 है, ठीक है। जो एलोरा एलिफेंटा की गुफा है उसकी जो संख्या है वो 34 है और 34 को इस तरह से डिवाइड किया गया है। कुछ जो गुफाएं हैं वह बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, कुछ गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित हैं और कुछ गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इतना देखेंगे कि कैसे कैसे। तो 1 से लेकर 12 तक की जो गुफा है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है, 13 से लेकर 29 तक जो गुफा है वह हिंदू धर्म से संबंधित है और 30 से 34 तक की जो गुफाएं हैं वह जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। तो राष्ट्रकूट में आप इतना याद रखेंगे कि राष्ट्रकूट वंश जो था वह सभी धर्मों को मानता था। हमें पता कैसे चलता है कि वह सभी धर्मों को मानता था? क्योंकि हमें एलोरा और एलिफेंटा की जो गुफाएँ मिली हैं राष्ट्रकूट के वंश के टाइम में निर्मित हुई थी, बनी थी, या महाराष्ट्र में स्थित हैं ये गुफाएं। क्योंकि अभी मैंने बताया था कि महाराष्ट्र में काफ़ी चीज़ें आपको मिलेंगी, तो महाराष्ट्र में स्थित हैं। तो उसमें जो गुफाओं की संख्या है वह 34 है और 34 को अगर हम डिवाइड करते हैं उन गुफाओं को देखने से जैसे कुछ चिन्ह मिलते हैं, कुछ चित्र मिलते हैं, वे चित्र किस धर्म से संबंधित हैं तो देखेंगे कि जो 1 से 12 तक की गुफाएँ प्राप्त हैं या उसमें हैं तो वह बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, 13 से 29 की गुफाएं हिंदू धर्म से और 30 से जो 34 तक हैं वह जैन धर्म से संबंधित हैं। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि जो आपके राष्ट्रकूट वंश में जो एलोरा और एलिफेंटा गुफाएं हैं उनमें सबसे ज़्यादा गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं या सबसे कम गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? टोटल हमें याद रखेंगे 34, हमको याद रखना है 34 गुफाएं हैं, लेकिन हमें यह भी याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो गुफाओं की संख्या है वह हिंदू धर्म से संबंधित है। 13 से लेकर 29 तक देखेंगे, सबसे कम आप यहाँ से सब टोटल करके एक एक पॉइंट जो है याद रखना है। तो सबसे ज़्यादा गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमको इतना पढ़ना है राष्ट्रकूट वंश में। राष्ट्रकूट वंश में जो आपका महत्वपूर्ण बिंदु थे वो मैंने नोट डाउन किया है। एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है, इसे छोड़ना नहीं है, पूरा एकदम एक्यूरेट तरह से पढ़ लेना है। इसके बाद हम देखते हैं कल्याणी के चालुक्य। अभी मैंने बताया था कि जो राष्ट्रकूटों का पतन का कारण क्या था? कल्याणी के चालुक्य। आप यहाँ भी देखेंगे, यहाँ भी लिखा है तैलव द्वितीय जो राष्ट्रकूटों को पराजित करके और कल्याणी के चालुक्य की स्थापना करते हैं, ठीक है ना। तो तैलव द्वितीय, तो संस्थापक कौन होंगे कल्याणी के चालुक्य के? तैलव द्वितीय। तैलव द्वितीय ने राजधानी क्या थी उस टाइम पे? क्योंकि हमें पता है कि राष्ट्रकूट वंश में जो दंती दुर्ग थे संस्थापक, इसकी राजधानी मान्यखेत थी, तो इसकी भी जो राजधानी थी मान्यखेत थी। फिर बाद में
इसकी राजधानी को चेंज कर दिया गया, कल्याणी कर दिया गया। मैंने एक बार और बताया था कि वेंगी के चालुक्य की राजधानी वेंगी है, वातापी के चालुक्य की राजधानी वातापी रहेगी और कल्याणी के चालुक्य की राजधानी कल्याणी रहेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जब हम कल्याणी के चालुक्य जो तैलभ द्वितीय थे, उन्होंने राष्ट्रकूटों को पराजित किया और कल्याणी के चालुक्य की स्थापना की। और इसके बाद क्या करते हैं, वह जो राजधानी थी राजधानी थी वही मान्यखेत थी, लेकिन बाद में उसे चेंज कर दिया गया और कल्याणी के नाम से जो राजधानी जानी जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि राष्ट्रकूटों को पराजित कर चालुक्य वंश की स्थापना की। ये तो आपको बिल्कुल याद हो गया होगा कि राष्ट्रकूटों को पराजित कर चालुक्य वंश की स्थापना हुई। और कौन से चालुक्य, क्योंकि 3 चालुक्य को हम पढ़ते हैं, वातापी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य। तो कल्याणी के चालुक्य होता क्या है, वातापी के चालुक्यों का पतन के बाद राष्ट्रकूट उभर के सामने आता है। आप याद रखें, वातापी के चालुक्यों के पतन के बाद राष्ट्रकूट उभर के आता है और राष्ट्रकूट के बाद कल्याणी के चालुक्यों की स्थापना होती है। इसके बाद इस वंश का सबसे प्रतापी राजा एक था विक्रमादित्य षष्ठम, मतलब 6, विक्रमादित्य 6। तो विक्रमादित्य 6 जो थे, आप यहाँ देखेंगे इस वंश का जो प्रतापी राजा विक्रमादित्य 6 था, इसी के दरबार में एक ग्रंथ की रचना होती है, मिताक्षरा ग्रंथ की रचना होती है, जिसके जो रचयिता हैं विज्ञानेश्वर थे। ठीक है ना, विज्ञानेश्वर कौन थे, जो मिताक्षरा ग्रंथ की रचना जिन्होंने की थी। और वे किसके दरबार में रहते थे, कल्याणी के जो चालुक्य थे, ठीक है ना, तैयब द्वितीय। ठीक, तो हमें बस तैयब द्वितीय या विक्रमादित्य षष्ठम के दरबार में जो रहते थे विज्ञानेश्वर, उन्होंने मिताक्षरा ग्रंथ की रचना की थी। तो हमें बस थोड़ा थोड़ा मेन पॉइंट याद करके पढ़ लेना है। संस्थापक याद रहें, प्रमुख शासक याद रहें, और उन संस्थापक के या प्रमुख शासकों के बीच में कुछ अगर मंदिरों का निर्माण होता है, जैसे मैंने पूछा था कि आप ये बताएंगे कि पल्लव की जो राजधानी क्या थी, कांचीपुरम। तो कांची में एक कैलाश मंदिर का निर्माण हुआ था, वह किसने कराया था, यह भी आपको कमेंट में लिखना है। तो बस आपको इतना ही पढ़ना है आज, और कल मैं एक चौल वंश के बारे में और बता दूंगा। फिर इसके बाद 2 वंश के बारे में और चर्चा करेंगे, जो पाल और प्रतिहार वंश है। ठीक है, इसके बाद आपका ये जो दक्षिण भारत का क्रम है ये ख़त्म हो जाएगा, मतलब प्राचीन भारत का जो इतिहास है ख़त्म हो जाएगा। और इसके बाद हम फिर सीधे पहुँचते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास के क्रम में। तो आज आप इतना ही पढ़ेंगे, और इसके बाद जो मैंने अभी होमवर्क बताया आपसे, कि अभी तक एक क्वेश्चन मैंने खुद ही बता दिया कि पल्लव वंश की राजधानी क्या थी, और इसके बाद उसे आप ज़रूर बताएंगे कि जो कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण हुआ था वह किसने करवाया था। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका चौल वंश से संबंधित, और चौल वंश के बाद पाल वंश और प्रतिहार वंश। जो पाल वंश प्रतिहार वंश को हमने कहाँ पे देखा था, हमने देखा था कि त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था कन्नौज पर अधिकार करने के लिए। तो कन्नौज पर अधिकार करने के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था, उसमें राष्ट्रकूट थे, राष्ट्रकूट के साथ में पाल वंश के थे शासक, और पाल वंश के साथ में प्रतिहार वंश के शासक थे। तो राष्ट्रकूट वंश में कौन पार्टिसिपेट कर रहा था, कौन भाग लिया था, तो आप कह सकते हैं ध्रुव जो राष्ट्रकूट वंश के थे। ठीक है, ध्रुव शासक जो थे वे भी पार्टिसिपेट कर रहे थे राष्ट्रकूट वंश की तरफ से। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल फिर भी चौल वंश को पढ़ेंगे। चौल वंश को तो हम पहले भी पढ़ चुके थे, जिसके जो संस्थापक करिकल थे, और फिर आगे चल के हम बताएंगे, क्योंकि वो संगम काल के टाइम का चेल, चौल और पांड्य था। ठीक है, संगम काल एक तरफ पढ़े थे और एक तरफ हमने 3 राजवंशों के बारे में देखा था। फिर हमने देखा था कि कोई पल्लव वंश के बारे में, वातापी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्य के बारे में हमने देखा। इसके बाद हम राष्ट्रकूट वंश देख लिए और कल्याणी के चालुक्यों के बारे में जान। ठीक है, बस इतना हमको याद रखना है। और इसके बाद ये याद रहना चाहिए कि एलोरा एवं एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण किस वंश के टाइम में हुआ है ना, तो राष्ट्रकूट वंश में। इन गुफाओं की जो मेन क्या है इसकी, ये देखेंगे। हाँ, एक चीज़ और आपको याद रखना है कि इन गुफाओं को किसने खोजा था। देखिए, कोई भी चीज़ अगर प्राप्त होती है तो किसी न किसी का श्रेय जरूर होता है। ठीक है, एक फ्रांसीसी यात्री थे थेबियन ने इन गुफाओं को सबसे पहले देखा था और इसके बारे में जानकारी दी थी। तो कौन फ्रांसीसी यात्री कौन थे, थेबियन थे। 2-3 चीज़ें हमको याद रखनी है। सबसे ज़्यादा गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं, तो ये गुफाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक जो एलोरा का ये शिव मंदिर है या कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक के टाइम पर हुआ या किस वंश के टाइम पे हुआ, इसे याद रखना है। और ये हमने 34 जो गुफाएं थी उसके बारे में मैंने डिवाइड कर दी, 1 से 12 तक बौद्ध धर्म, 13 से 29 हिंदू धर्म और 30 से 34 जैन धर्म। तो इसके बारे में आपको याद रखना है और एक एक पॉइंट को नोट डाउन करना है। 2-3 चीज़ें मैंने आपको होमवर्क के लिए भी बोली हैं और आप लोग कंटिन्यूस रहिए। कल फिर एक नेक्स्ट वीडियो आएगा, इसमें चौल वंश के बारे में पढ़ेंगे, फिर पाल वंश और प्रतिहार वंश के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।